आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने वाले हैं जो इतनी लंबी थी कि उसमें एक नहीं बल्कि दो इंटरवल थे। दो इंटरवल्स। हाँ, इसे बनाने में 6 साल लगे। इसने अपने सुपरस्टार डायरेक्टर को लगभग दिवालिया कर दिया और रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन आज उसी फिल्म को एक कल्ट क्लासिक, एक मास्टरपीस माना जाता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं राज कपूर की 1970 की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर की। हमारे पास इस पर कई सारे लेख हैं, फिल्म के विश्लेषण हैं और कुछ बहुत दिलचस्प तथ्य भी हैं। हाँ, अब काफी कुछ है इस पर। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो फिल्म रिलीज पर इतनी बड़ी नाकामी थी, वो आखिरकार एक कालजयी रचना कैसे बन गई। इसकी कहानी में वो कौन सी गहराई थी, कौन सा निजी स्पर्श था जिसने इसे दशकों बाद भी जिंदा रखा है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। जरूर। सबसे पहले तो इसकी लंबाई ही अपने आप में कहानी है। 4 घंटे और 15 मिनट। बहुत ज्यादा। उस जमाने में संगम के अलावा ये अकेली हिंदी फिल्म थी जिसमें 2 इंटरवल रखे गए थे। ये तो आज भी कोई नहीं सोचता। बिल्कुल। और ये हिम्मत सिर्फ लंबाई में नहीं थी, ये उस विचार में थी जिसे राज कपूर 10 साल से अपने साथ लेकर चल रहे थे। 10 साल से? हाँ, ये कहानी शुरू होती है 1960 में, जब उन्होंने बॉम्बे में चेकोस्लोवाकिया स्टेट सर्कस का एक शो देखा। अच्छा। वहीं उन्हें वो किरदार मिला, एक जोकर जो दुनिया को हंसाने के लिए अपने आंसू पी जाता है। ये उनकी पिछली फिल्मों जैसे आवारा और श्री 420 के वो जो ट्रैम्प वाला किरदार था। जी हाँ, चार्ली चैपलिन वाला। बिल्कुल, उसी का एक भावात्मक एक्सटेंशन था, लेकिन इस बार ये ज्यादा गहरा था, ज्यादा दर्दनाक। तो मतलब इस फिल्म का बीज 10 साल पहले ही बोया जा चुका था और फिर इसे बनाने में 6 साल और लग गए, 1965 से 1970 तक। 6 साल। ये एक जुनून की तरह लगता है ना? हाँ। ये जुनून से भी ज्यादा था, एक तरह की पूजा बन गई थी। हमारे सोर्स बताते हैं कि राज कपूर ने इस पर एक अनलिमिटेड बजट के साथ काम किया। अनलिमिटेड बजट? हाँ, लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये कलाकार का अपना सब कुछ दांव पर लगा देना था। उन्होंने अपना घर, अपनी पत्नी कृष्णा जी के गहने, अरे बाप रे, और यहाँ तक कि आरके स्टूडियो की विरासत भी इस एक फिल्म के लिए गिरवी रख दी। ये सुन के इससे हैरान होती है, अपना सब कुछ एक सपने पर लगा देना। और प्रेम चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि इस फिल्म की नाकामी के बाद राज कपूर पूरी तरह खत्म हो गए थे। और यही सबसे बड़ा सवाल है, एक इतना बड़ा डायरेक्टर, इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, और फिर भी फिल्म नहीं चली। क्यों? वजह सिर्फ लंबाई नहीं थी, वजह थी समय। 1970 का दशक एंग्री यंग मैन और एक्शन फिल्मों के उदय का समय था। अच्छा। देवानंद की जॉनी मेरा नाम जैसी तेज रफ्तार वाली फिल्में दर्शकों को खींच रही थीं। तो मतलब दर्शक एक मसालेदार थ्रिलर चाहते थे और राज कपूर उन्हें एक 4 घंटे लंबी उदास और दार्शनिक कविता सुना रहे थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विजन और मूड का, टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल था। दर्शक एक तेज रफ्तार कहानी चाहते थे, न कि एक कलाकार के जीवन पर गहरा चिंतन। और शायद यही इस फिल्म की नाकामी और बाद में इसकी महानता दोनों का कारण बना। बिल्कुल। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि ये सिर्फ एक जोकर की कहानी नहीं थी, ये असल में राज कपूर की अपनी जिंदगी का आईना थी। हाँ, इसे उनकी सिनेमाई स्वीकारोक्ति भी कहा जाता है। ये शब्द बिल्कुल सटीक है। सिनेमाई स्वीकारोक्ति? हाँ, फिल्म की जो 3 अध्यायों वाली संरचना है, वो असल में राज कपूर के जीवन के भावनात्मक सफर को दिखाती है। हर अध्याय एक अलग औरत, एक अलग उम्र और एक अलग तरह के दिल टूटने की कहानी है। मतलब ये उनकी असल जिंदगी के रिश्तों से प्रेरित थी। बहुत गहराई से। ये एक फिल्म से ज्यादा एक कलाकार का अपनी निजी तकलीफों को पूरी दुनिया के सामने पर्दे पर उतारने जैसा था। तो चलिए इन अध्यायों को थोड़ा और समझते हैं। पहला अध्याय राजू के बचपन का है, जिसमें उसका अपने टीचर मैरी के प्रति एक मासूम सा आकर्षण दिखाया गया है। हाँ, सिमी गरेवाल ने मैरी का किरदार निभाया था। ये एक किशोर के मन में पैदा होने वाली पहली चाहत की कहानी है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये किरदार अभिनेता बलराज साहनी की पहली पत्नी दमयंती साहनी से प्रेरित था। अच्छा। हाँ, जो उस दौर की एक बहुत पढ़ी लिखी और आधुनिक महिला थी। और इसी अध्याय में वो मशहूर और उस समय का बेहद विवादास्पद नहाने का सीन है। हाँ, उस सीन की तो बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने तो उसे वॉयरिस्टिक यानी ताक झांक करने वाला भी कहा था। क्या वो सिर्फ सनसनी के लिए था? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, कलात्मक नजरिए से देखें तो कैमरा वहां राजू की आंखों का काम कर रहा था। हम वही देख रहे थे जो एक किशोर देख रहा है। अच्छा। वो सीन एक तरह से मासूमियत के टूटने का प्रतीक था। एक पल में उसका बचपन खो जाता है। लेकिन हाँ, उस दौर के हिसाब से ये बहुत साहसी कदम था। राज कपूर हमेशा
कलात्मक अभिव्यक्ति को सामाजिक हिचकिचाहट से ऊपर रखते थे। तो पहला अध्याय मासूमियत के टूटने की कहानी है। इसके बाद राजू बड़ा होता है, सर्कस की दुनिया में आ जाता है। हाँ, यहाँ आता है दूसरा अध्याय, राजू की जवानी का। वो एक रशियन सर्कस में काम करता है और उसे ट्रेपीज आर्टिस्ट मरीना से प्यार हो जाता है, जिसका किरदार एक सोवियत एक्ट्रेस ने निभाया था, क्सीना रबिंकिना। जी। माना जाता है कि ये अध्याय नरगिस के साथ राज कपूर के रिश्ते का प्रतिबिंब है। एक ऐसा प्यार जो बहुत गहरा था पर अधूरा रह गया। अधूरा क्यों? क्योंकि दोनों की दुनियाएं बहुत अलग थीं। मरीना का विदेशी होना शायद उसी भावनात्मक और सांस्कृतिक दूरी का प्रतीक था। और इसी अध्याय में वो दिल दहला देने वाला सीन है जहां परफॉर्मेंस के दौरान उसकी मां की मौत हो जाती है और उसे अपना एक्ट जारी रखना पड़ता है। बिल्कुल। और वहीं फिल्म का जो सेंट्रल फिलॉसफी है वो स्थापित होता है, द शो मस्ट गो ऑन। द शो मस्ट गो ऑन। कलाकार को अपनी निजी त्रासदी के बावजूद दर्शकों का मनोरंजन करना ही पड़ता है। ये एक जोकर के जीवन का सबसे बड़ा सच है और शायद राज कपूर के जीवन का भी। उस एक सीन में पूरी फिल्म का सार छिपा है। तो पहला प्यार मासूम था, दूसरा भावुक और अधूरा। इसके बाद कहानी किस मोड़ पे जाती है? तीसरा अध्याय राजू के परिपक्व दौर का है। यहाँ उसकी मुलाकात मीना से होती है, जिसका किरदार पद्मिनी ने निभाया। मीना एक महत्वाकांक्षी औरत है जो शोहरत के लिए राजू का इस्तेमाल करती है और फिर उसे छोड़ देती है। ये भी किसी असल रिश्ते की तरफ इशारा करता है। ऐसा माना जाता है कि यह अध्याय वैजयंतीमाला जैसी अभिनेत्रियों के साथ राज कपूर के बाद के रिश्तों की तरफ इशारा करता है, जहां प्यार पर महत्वाकांक्षा भारी पड़ जाती है। ये एक ज्यादा कड़वा सच दिखाता है। और वो जो जोकर वाली गुड़िया, हर बार दिल टूटने पे वो उसे वापस मिल जाती है। वो गुड़िया राजू के दिल का प्रतीक है, एक मासूम साफ दिल जिसे वो हर बार किसी को सौंपता है और दुनिया उसे एक खिलौने की तरह ठुकरा कर लौटा देती है। और राजू की माँ का किरदार? वो किरदार जिसे अचला सचदेव ने निभाया, उसे अक्सर राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर के धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है, जो उनकी जिंदगी के तमाम तूफानों के बीच हमेशा एक स्थिर शक्ति की तरह खड़ी रहीं। ये तो सच में एक विरोधाभास है। एक तरफ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाह हो गई और दूसरी तरफ इसे 11 अवार्ड्स मिले। हाँ, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर और ऋषि कपूर के लिए बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड भी शामिल था। बिल्कुल। मतलब साफ है कि आलोचकों और जूरी ने वो देख लिया था जो आम दर्शक उस वक्त नहीं देख पाया। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने इसकी कलात्मकता और तकनीकी उत्कृष्टता को पहचाना जो उस समय से बहुत आगे थी। आप देखिए, राधू कर्मामण की सिनेमाटोग्राफी ने सर्कस को एक ख्वाब जैसा दिखाया और उस ख्वाब को आवाज दी शंकर जयकिशन के संगीत ने। बिल्कुल, ये दोनों चीजें एक साथ काम कर रही थीं। संगीत की बात करें तो जीना यहाँ मरना यहाँ तो आज भी एक एंथम जैसा है। वो गाना इस फिल्म की आत्मा है। ये कलाकार की अमरता और मंच के प्रति उसकी वफादारी को दिखाता है। और इसके पीछे भी एक दुखद कहानी है। महान गीतकार शैलेंद्र इसे पूरा लिखने से पहले ही गुजर गए और बाद में उनके बेटे शैली शैलेंद्र ने इसे पूरा किया। अच्छा। और ए भाई जरा देख के चलो के लिए मन्ना डे को बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि इस फिल्म में लता मंगेशकर ने एक भी गाना नहीं गाया था। हाँ, उस समय रॉयल्टी को लेकर शंकर जयकिशन और लता जी के बीच कुछ मतभेद चल रहे थे, तो उन्होंने गाने से मना कर दिया। जी। फिर आशा भोसले जी ने गाने गाए। सोचिए, एक ऐसी क्लासिक एल्बम जिसमें लता जी की आवाज नहीं है, ये भी अपने आप में एक अनोखी बात है। और ऋषि कपूर का डेब्यू कमाल का था। एक किशोर के भ्रम और मासूमियत को उन्होंने बहुत सहजता से पर्दे पर उतारा। उन्होंने नीले कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर उस किरदार में जान डाल दी थी। और ये भी काबिले तारीफ है कि धर्मेंद्र, मनोज कुमार और राजेंद्र कुमार जैसे बड़े सितारों ने, हाँ, उन्होंने तो पैसे भी नहीं लिए थे। बिल्कुल, राज कपूर के सम्मान में बिना कोई पैसा लिए मेहमान भूमिकाएं निभाई। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में राज कपूर का कद कितना बड़ा था। मुझे हमेशा लगता था कि सर्कस को फिल्माना बहुत मुश्किल होगा। इस फिल्म में ऐसा क्या खास था जिसने सर्कस को ही एक किरदार बना दिया? ये कमाल था सिनेमाटोग्राफर राधू कर्माकर का। उन्होंने सर्कस की भव्यता और उसके पीछे के अकेलेपन दोनों को बहुत खूबसूरती से कैमरे में कैद किया। पहले अध्याय में, जैसा हमने पहले बात की, उनका कैमरा राजू का नजरिया बन जाता है, जिससे दर्शक भी राजू की आंखों से दुनिया को देखने लगते हैं। ये कहानी कहने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका था। तो इन सब का मतलब क्या है? इतनी कलात्मक खूबियों के बावजूद फिल्म फ्लॉप हुई, तो फिर ये लहर बदली कैसे?
इसका पुनर्मूल्यांकन कई सालों बाद हुआ और इसकी सबसे बड़ी वजह थी एक छोटी सी डिब्बी टेलीविजन। टेलीविजन? हाँ, जब दूरदर्शन और फिर VHS टेप के जरिए लोगों ने इस फिल्म को अपने घरों में अपनी सहूलियत से देखा, तब उन्हें इसकी गहराई समझ आई। ये दिलचस्प है। मतलब थिएटर में 4 घंटे बिताना एक बोझ था, लेकिन घर पर वही फिल्म एक अनुभव बन गई। बिल्कुल सही। जैसे एक मोटी गहरी किताब को आप एक बैठक में नहीं पढ़ सकते, उसे समय देना पड़ता है। सही बात है। लोग इसे अपनी रफ्तार से देख और समझ सकते थे, लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह थी। वो क्या? सोवियत संघ में ये फिल्म एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। सच में? सोवियत संघ में? हाँ, वहां इसे 3 अलग-अलग फिल्मों के तौर पर रिलीज किया गया और इसने 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा टिकटें बेची। 7 करोड़, ये तो अविश्वसनीय आंकड़ा है। जी, वहां के दर्शकों ने इसकी कलात्मकता और भावनात्मक गहराई को तुरंत पहचान लिया। शायद उनकी संस्कृति में दुख और कला का रिश्ता ज्यादा गहरा है। तो जो बात भारतीय दर्शक 1970 में नहीं समझ पाए, वो सोवियत दर्शकों ने तुरंत पकड़ ली, और शायद आज की पीढ़ी इसे बेहतर समझती है। निश्चित रूप से। आज की पीढ़ी मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपाने वाले इसके मुख्य विषय से खुद को बहुत आसानी से जोड़ पाती है। हाँ, खासकर सोशल मीडिया के इस दौर में। बिल्कुल, जहां हर कोई एक खुशहाल मुखौटा पहनकर जीता है। वो जोकर सिर्फ सर्कस में नहीं है, वो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। तो आज हमने देखा कि मेरा नाम जोकर एक ऐसी फिल्म थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। ये आर्थिक रूप से एक महाविनाश थी, लेकिन कलात्मक रूप से एक अमर जीत थी। ये एक शोमैन की अपनी जिंदगी की कहानी थी, एक ऐसी दास्तान जिसे अपने सही दर्शक दशकों बाद मिले। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या? मेरा नाम जोकर की असफलता ने राज कपूर को एक गहरा सबक सिखाया, जब उन्होंने अपना टूटा हुआ दिल पूरी ईमानदारी से पर्दे पर दिखाया और दर्शकों ने उसे नकार दिया? हाँ। तो क्या उन्होंने अपनी फिल्म मेकिंग का अंदाज ही बदल दिया? क्योंकि इसके बाद उन्होंने बॉबी बनाई, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी और फिर सत्यम शिवम सुंदरम और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्में बनाई, जिनमें सेंसुअलिज्म और सामाजिक टिप्पणी ज्यादा थी। बिल्कुल, भावनात्मक ईमानदारी की जगह बेबाक सेंसुअलिज्म ने ले ली। तो सवाल ये है कि क्या उनकी सबसे निजी और सबसे प्यारी फिल्म की नाकामी ने उनके कलात्मक दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया? ये सोचने वाली बात है।